I'm making a small video on question number 6. Then I also make a similar video on question number 2. So question number 6, अच्छा ये सम इसमें जो है आपको दो पार्ट है. यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू शो दैट रूट 3 इज इरेशनल एंड रूट 5 इज इरेशनल. मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा. पहले हम प्रूव करेंगे रूट 3 क्यों इरेशनल है और फिर सॉल्व करेंगे रूट 5 क्यों इरेशनल है. अब यहाँ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अब मैंने वीडियो जो कल का वीडियो था उसमें रूट 2 को एक्सप्लेन किया था. देखो ये मेथड थोड़ी न्यू है बट एकदम सेम टू सेम स्टेप रहेंगे. आपका नंबर चेंज हो गया बट आपके स्टेप्स चेंज नहीं होंगे. मैं एक बार वापस आपको दो बार और दिखाऊंगा सो आपको क्लियर हो जाएगा. स्टेप्स आपको इसको याद समझने पड़ेंगे. ठीक है, पहला सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि कौन सी मेथड आप यूज़ कर रहे हो. तो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन वाली. ओके, कॉन्ट्राडिक्शन वाली मेथड नहीं भी बोला हो तो ये मेथड सबसे बेटर होती है. दो मेथड है, डिवीजन वाली और कॉन्ट्राडिक्शन वाली. ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली मेथड है ये ज़्यादा बेटर है. इसमें हमें प्रूव करना है जो रूट 3 है वो इरेशनल है. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं. समझो रूट 3 जो है उसके पास दो ऑप्शन है, वो रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी. उसके पास दो ऑप्शन है. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करेंगे, हम उसको मान लेंगे वो रैशनल है. हम रैशनल नंबर मान लेंगे और हम बता देंगे कि हमने जो माना है वो गलत है. जो हमारा अजम्पशन है, जो हम मान रहे हैं वो गलत है. तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो रैशनल नहीं है. जब ये प्रूव हो जाता है कि ये रूट 3 रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा कि वो इरैशनल है. क्योंकि अगर रैशनल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचेगा, वो इरैशनल प्रूव हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी हम सम चालू करेंगे. सबसे पहले क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं क्या रूट 3 रैशनल है तो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है. ये डेफिनेशन है. रैशनल नंबर मतलब उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी. ठीक है, मैंने दो नंबर मान लिया ए और बी, जिसमें ए न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये ए और बी सिंपलेस्ट फॉर्म है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपका अगर मैं लिखूँ 50/100, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. 50/100 कट हो सकता है, इसको मैं कट करके 1/2 लिख सकता हूँ. लेकिन क्या ये और कट हो सकते हैं, 1 और 2 और कट हो सकते हैं आगे? नहीं, 1 और 2 कट नहीं हो सकते. तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म जब मानते हैं तो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. और कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसका मतलब क्या होता है, वो कोप्राइम है. जैसे अगर मैं लिखूँ 16/64, अब 16/64 कट हो सकता है, 1/4 बन सकता है. क्या ये और कट हो सकता है 1/4? नहीं, क्योंकि 1 और 4 को प्राइम है. एक और एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे मैं लिखूँ 9 अपॉन, जैसे ले लेते हैं 9/6. 9/6, अब मैं इसको कट करके 3/2 लिख सकता हूँ. लेकिन 3 और 2 को थोड़ी ना आगे कट कर सकते हैं हम. तो जब ऐसी स्टेप पे पहुंच जाएं कि और कट नहीं हो सकता, कट नहीं कब हो सकता है, जब ये दोनों नंबर को प्राइम है. यही इसकी डेफिनेशन है को प्राइम की. जब दो नंबर कट नहीं हो सकते मतलब वो दोनों को प्राइम है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. आप ए अपॉन बी आप इस तरह से सपोज कर रहे हो, ये जो रूट 3 को आपने ए अपॉन बी सपोज किया, आप ये मान रहे हो कि वो दोनों को प्राइम है, मतलब वो दोनों कट नहीं हो सकते, उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो दोनों कोई एक टेबल में नहीं आते. ये आपने अज्यूम कर लिया है. ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या माना है, रूट 3 को ए अपॉन बी के इक्वल माना है. हमने माना है रूट 3 जो है वो ए अपॉन बी के इक्वल है. अब अगर इस बी को मैं इस साइड भेज दूँ, इस बी को मैं राइट साइड भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 बी इक्वल्स टू ए. ये तक, यहाँ तक पहुँचे. अगर अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, बी का स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर. तो देखो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 3b² इक्वल्स टू a² हो गया. यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सबको. अब देखो ये a² जो है, 3 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो a² आ रहा है. मतलब 3 जो है वो a² का फैक्टर है. 3 के टेबल में a² आता है क्योंकि 3 को किसी से मल्टीप्लाई किया. अगर मैं बोलूँ 3 6 18, मतलब 3 के टेबल में 18 आता है. तो 3 इंटू b² इक्वल्स टू a², मतलब 3 के टेबल में a² आता है. 3 को किसी से मल्टीप्लाई किया और a² आ गया, मतलब 3 के टेबल में a² आता है. तो मैं बोल सकता हूँ जो 3 है वो फैक्टर है a² का. 3 जो है वो a² का फैक्टर है. अब हमने कल एक और थियोरम पढ़ा था, अगर 3 a² का फैक्टर है तो आपको ये अज्यूम करना, ये आपको समझ जाना है, ये थियोरम है. अगर 3 a² का फैक्टर है तो 3a का भी फैक्टर होगा. अगर 3a² का फैक्टर है देन 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a. ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है.
अब क्योंकि 3 अगर ए का फैक्टर है मतलब 3 के टेबल में ए आता है। अब मैं 3 वन ज़ा, 3 टू ज़ा, 3 थ्री ज़ा कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है 3 वन ज़ा या 3 टू ज़ा, तो मैंने ऐसे ऐसे एज्यूम कर लिया 3 के ज़ा, मतलब 3 इंटू के। 3 इंटू के जो होगा वो मेरा ए है। समझो यहाँ पे ध्यान से, आपको ये नहीं पता ए का नंबर क्या है, ए क्या है, बट आपको इतना पता है ए जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो मैं अज्यूम कर लूँगा ए जो है वो 3 इंटू के क्यों ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो आप अज्यूम कर रहे हो क्योंकि 3 के टेबल में ए आता है तो 3k इज इक्वल्स टू ए, 3 इंटू के इज इक्वल्स टू ए। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा न्यू मेथड है, आप लोग ने ऐसे सम पहले किए नहीं है, बट बहुत इजी है। इसको एक लॉजिकल वे में अगर आप 1 बाई 1 समझोगे तो 3 के टेबल में ए आता है, इसलिए 3 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू के ए हो गया। ठीक है, 3 इंटू के ए हो गया। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब आगे से बोलो, ए इक्वल्स टू 3 के। अगर अब मैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा और के का के स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे भी आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू थी, ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर की वैल्यू है। जब दोनों साइड ए स्क्वायर की वैल्यू है तो उन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, मतलब ये 3b स्क्वायर और ये 9 के स्क्वायर को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो उन दोनों को इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है और ये 9 है तो ये कट हो सकते हैं, 3 वन ज़ा और 9 थ्री ज़ा, यहाँ 3 और या 9 ये एक दूसरे को कट कर सकते हैं। या फिर आप ये समझ लो, आपने ये 3 को अगर यहाँ डिवाइड में भेज दिया तो 9/3 क्या हो जाएगा, 3। यहाँ का जो 3 था वहाँ चला गया तो यहाँ तो अकेला बी स्क्वायर बचा, और वहाँ 9/3 खाली 3 बचा, 9 थ्री ज़ा 3, सॉरी 3 थ्री ज़ा 9, सो 3 के स्क्वायर आया। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो सेम देखो, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर 3 इंटू समथिंग था, वैसे यहाँ पे बी स्क्वायर 3 इंटू समथिंग आ गया। मतलब आप बोल सकते हो जो 3 है वो फैक्टर है बी स्क्वायर का। 3 के टेबल में 3 को अगर किसी से मल्टीप्लाई कर रहे तो बी स्क्वायर आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में बी स्क्वायर आता है तो 3 फैक्टर हो गया बी स्क्वायर का। और जो थियोरम है, अगर 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 बी का भी फैक्टर है। 3 अगर बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 बी का भी फैक्टर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो दो रेड कलर में लाइन है, 3b का भी फैक्टर है और 3a का भी फैक्टर है, तो a और b का कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 3, क्योंकि 3 दोनों का फैक्टर है। बट आपने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था, दोनों को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों के कोई सेम फैक्टर नहीं होने चाहिए, दोनों के कोई सेम फैक्टर नहीं होने चाहिए, बट यहाँ तो आ गए, दोनों का 3 कॉमन फैक्टर आ गया। तो इससे आपको पता पड़ता है जो आपने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, आपने माना था, है ना, रैशनल नंबर वो था तो नहीं, आपने माना था कि वो रैशनल है, तो आपने अज्यूम जो किया है वो गलत है। और मैंने बताया था अगर रैशनल नहीं है तो क्या ऑप्शन बचा, hence our assumption is wrong, √3 is not rational, it is irrational। अब ध्यान से देखो, ये ही सेम सम मैं 5 के लिए कैसे करता हूँ, सिर्फ मैं जहाँ जहाँ 3 लिखा है इस पेज पे सिर्फ वो 5 करना होगा। सो एक अंडरस्टैंडिंग रखो, ये सम एक टाइप ऑफ सम है जिसको आपको स्टेप टू स्टेप समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर सम थियोरिटिकल है, ये मैथ से ज़्यादा लिखने वाला सम है। अब देखो मैं 5 के लिए करता हूँ, सेम करूँगा। लेट अस अज्यूम, फर्स्ट विल यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर और जो a अपन b के फॉर्म में है। अब मैंने क्योंकि उनको a अपॉन b के फॉर्म में माना तो मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b इज इक्वल्स टू √5, फिर ये b उस साइड चला गया तो √5 b इक्वल्स टू a, सेम टू सेम है, खाली √3 की जगह √5 लिख रहा हूँ सब जगह। अब यहाँ पे भी वही करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो √5 का 5, b का b स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, अब वापस वही चीज़ लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो 5 को किसी से मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो 5 उसका फैक्टर है। सो हम बोलेंगे 5 इज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट मैं आपको पहले, हाँ ये स्टेप आप देखो, 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और थियोरम क्या बोलता है, अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर है, 5 ए का भी फैक्टर है। अगर 5 ए का फैक्टर है मतलब 5 के टेबल में ए आता है तो 5 इंटू कुछ नंबर, सब कुछ नंबर मतलब के आप लिख रहे हो, के की वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं है, आपने ऐसे के लिख दिया तो 5k को आप ए मान लो, 5k को ए मान लिया, वापस दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर आ गया। क्यों, ए का स्क्वायर
ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 का 25 और के का के स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। अब वापस यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई, यहाँ 5b स्क्वायर या 25 के स्क्वायर, दोनों देखो ये भी ए स्क्वायर इक्वल्स टू है, ये भी ए स्क्वायर इक्वल्स टू है, तो दोनों साइड से ए स्क्वायर की वैल्यू हम साथ में लिख देंगे, यहाँ से 5b स्क्वायर लिख दिया और यहाँ से 25 के स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब ये जो 5 है ये अगर उस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो ये बी स्क्वायर अकेला बचेगा, और वो 25/5 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, और के स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही है। अब हो गया सम, बी स्क्वायर अगर 5 के स्क्वायर है, मतलब बी स्क्वायर जो है वो 5 के टेबल में आता है, तो 5 फैक्टर हो गया बी स्क्वायर का। अब वापस थियरम, अगर 5 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5b का भी फैक्टर है, ठीक है। अब वापस ये दो जो रेड कलर में आ रहे हैं उनको देखो, 5a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने तो माना है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। हमने अज्यूम किया था रैशनल, तो वो रॉन्ग है, तो क्या बचा, इरैशनल। ठीक है, थोड़ा सा न्यू टाइप है, मैंने और दो सम सॉल्व किए, देखो दोनों में सिमिलैरिटी देखो, ऑल पूरा सेम है, खाली आपको नंबर बदलना है, बाकी लाइन टू लाइन सेम सम है, सेम सम जो है वो एकदम सेम है। ठीक है, थैंक यू। आप ये देख लो, मैं अगला वीडियो एक और बना के भेजता हूँ आपको।